गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चेक करो बच्चे ऑडियो एंड वीडियो। Alright. I hope बच्चे the streaming is perfectly fine. स्ट्रीमिंग बच्चे बिल्कुल ओके है। चेक कर लीजिए फटाफट, ग्रुप पे रिप्लाई करो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन अ मिनट। Okay, let us start the topic. तो बच्चों मैं सिलेबस ही कंटिन्यू करूंगा। I was talking about in the previous lecture I was talking about the refraction of light, है ना। आपको रियल एंड एपरेंट डेप्थ मैंने कराया था और उसके क्वेश्चन भी कराए थे। तो कम एंड सिट आ जाओ गेट कर दो बंद। Yeah, okay. करें शुरू। स्ट्रीमिंग चेक कर लो, स्ट्रीमिंग हो रही है। स्ट्रीमिंग चेक कर लो, चल रही है। ऑल राइट, सो करते हैं शुरू आज का टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में आपको एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ मैंने करा दिया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट इन योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, सुना होगा आपने 10th वगैरह में। 10th में हमेशा बोलता हूँ 10th में सुना होगा, बट किसी ने 10th में सुना नहीं होता है। आपको कोई सुनाने वाला मिला नहीं है। सर आपको सिर्फ टेस्ट लेने के लिए भेजा नहीं समझ रहा है। चलो एनीवे, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो आपने आज की डेट में सुना होगा कि आजकल इंटरनेट 5G चल रहा है या 4G इंटरनेट चल रहा है ना। ये जो सुना होगा 5G आपने सुना होगा, जापान और चाइना वगैरह में 5G टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, कोरिया में हो रही है। ठीक है, और सक्सेसफुल हो गया है। और आपने सुना होगा कि ये जो 5G टेस्टिंग है या 4G जो चल रहा है अपने इंडिया में, वो फाइबर केबल्स के थ्रू चल रहा है। इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है अक्रॉस द वर्ल्ड वो आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर, आप अगर कभी आजकल वाईफाई लगवाते हो घर में, मैंने अभी रिसेंटली लगवाया वाईफाई, तो उसके अंदर उन्होंने फाइबर, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम आई सॉ द फाइबर कनेक्शन। फाइबर केबल बड़ी बार देखी, बट फाइबर कनेक्शन पहली बार देखा। और बिलीव मी मुझे बहुत इतनी बिल्कुल बालों जितनी ना पतली एक स्ट्रैंड होती है, पतली सी स्ट्रैंड होती है, मतलब कांच का ग्लास होता है किसी, उस ग्लास को मशीन में मेल्ट करके तब वो फाइबर को फाइबर से ज्वाइन करते हैं। जैसे नाम है ना ऑप्टिकल फाइबर, वैसे ही वो बालों जितनी उसकी थिकनेस होती है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर के बराबर उसकी थिकनेस होती है, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और उस फाइबर के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। और जो इतनी मोटी एक फाइबर केबल होती है, उस फाइबर केबल के अंदर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड मतलब एक धागे की तरह होता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ क्वार्ट्ज फाइबर या ग्लास फाइबर, क्वार्ट्ज या ग्लास फाइबर यूज करते हैं। जो बहुत हाई क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर होगी उसके अंदर हम लोग क्वार्ट्ज मटेरियल यूज करते हैं, बिकॉज वो हाईली इलास्टिक होती है। उसको ऐसे मोड़ दोगे ना, यूटर में दे दोगे तो वो टूटेगी नहीं। बट जो डालते हैं हमारे घरों में, जो केबल डालते हैं, वो उतना हाई क्वालिटी का नहीं होता। इसीलिए वो बोलते हैं कि यार इसमें ना यू टर्न नहीं आना चाहिए, या वो फाइबर केबल को ऐसी जगह से लेकर आओ कि उसमें ज़्यादा टर्न ना आए। जब टर्न आएगा तो वो ग्लास होता है, वो ग्लास टूट जाता है। जब ग्लास टूटता है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। कनेक्शन ब्रेक होने का मतलब है कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या जो डाटा रिसीव हो रहा है उसका ब्रेकेज, उसका पाथ ब्रेक हो जाएगा।
तो जो ऑप्टिकल फाइबर है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन व्हिच हैज इमर्ज्ड आउट इन टुडेज एरा। और वो किसका एप्लीकेशन है? TIR का एप्लीकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हो सकता है। तो TIR एक फेनोमेना है। इस फेनोमेना की यूटिलिटी क्या आती है? इस फेनोमेना की यूटिलिटी है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हाई स्पीड डाटा को ट्रांसमिट करना। ये कम्युनिकेशन के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट जो होते हैं, वो एंडोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी या लेजर एंजियोप्लास्टी होती है, उसके अंदर वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर डायग्नोसिस करते हैं। बॉडी के अंदर की आपने सुना होगा ना, लेजर ऑपरेशन करते हैं। तो वो लेजर ऑपरेशन करते कैसे हैं? बिना चीर फाड़ के। तो वो लेजर ऑपरेशन इसी क्या बोलते हैं आप इसको, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू करते हैं। तो बॉडी में एक छोटा सा होल डालते हैं, ऐसे पूरा इंसिजन नहीं देंगे, इतना बड़ा इंसिजन दे दिया, ठीक है, पूरा खोल कर रख दिया, वो चीज नहीं है। एक छोटा सा कट डालते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, 3 या 4 कट डालेंगे बॉडी के अंदर। एक कट में से वो ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते हैं जहां से वो देख सकें, ठीक है। उसके एंड में कैमरा और लाइट लगी होती है, तो वो कैमरा और लाइट के अरेंजमेंट से बॉडी के अंदर के ऑर्गन को एनालाइज करते हैं। और दूसरे होल से वो अपना मेडिकल इक्विपमेंट डालते हैं, और तीसरे होल से वो सक्शन करते हैं और वहां पे वो दवाइयां इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई हैव मेरे एक रिलेटिव को हुआ था ये ऑपरेशन, लेजर आर्थ्रोस्कोपी हुई थी, तो मैंने उनका देखा था। तो 3 इंसिजन, 3 छोटे-छोटे सुराख किए थे, होल किए थे, और उन्होंने उस तरह से, फिर उसके बाद में जब उन्होंने वो ऑपरेशन किया, मैंने देखा यार ये कैसे किया होगा। फिर मैंने उसको यूट्यूब पे पूरा सर्च किया, स्टडी किया, गूगल पे स्टडी किया कैसे होता है। देन आई केम टू नो कि यार वाकई में जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो कि TIR का एक बड़ा एप्लीकेशन है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो वो पुराने ज़माने वाले 20 साल पहले वाले घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आजकल लेजर एंडोस्कोपी या आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू बिना कट के या माइनर कट से ऑपरेशन कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये क्या फेनोमेना है और ये कैसे काम करता है। तो मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जो कि आपने सुना होगा। आप लोगों ने सुना होगा डायमंड बहुत स्पार्कल करता है, डायमंड बहुत स्पार्कल करता है। अंधेरे में रखो उसको, ऐसा लोग बना रखा है मिथ कि अंधेरे में रखो तो अंधेरे में शाइन करता रहता है, ऐसा नहीं है। अंधेरे में आप उसको रखो, लेकिन आप उसके ऊपर एक लेजर बीम डाल दो, आप उसके ऊपर एक लेजर बीम डाल दो, तो वो लेजर बीम को मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन देगा, जिसकी वजह से वो आपको चमकता हुआ नजर आएगा। ये चीज एक्चुअल में, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब लाइट एक बार डायमंड के अंदर एंटर करती है ना, तो वो डिफरेंट डायमंड की जो ग्रेजिंग होती है, ग्रेजिंग का मतलब उसकी जो कटिंग करते हैं, फेस कटिंग, वो लमसम आई थिंक 52 फेसेस आते हैं, 52 उसके फेसेस की कटिंग की जाती है। और हर फेस का क्रिटिकल एंगल ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइट जो है वो एक बार अगर एंटर करती है तो बाहर नहीं आ पाती है, तो वो मल्टीपल अंदर रिफ्लेक्शंस करती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको शाइन करता हुआ, चमकता हुआ नजर आता है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू TIR, मल्टीपल या रिपीटेड रिफ्लेक्शंस। क्लियर है? आपने कभी डिस्कवरी चैनल अगर देखा हो तो वो बताते हैं कि यार एक मिराज फिनोमेना होता है, मिराज सुना है? मिराज, MIRAGE, मिराज। मिराज बेसिकली एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। जैसे कि आप अगर कभी नोटिस करना, आप बहुत गर्मी का दिन है, जून जुलाई का मौसम है, और आप ना हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो, नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार बहुत दूर ना ऐसे रिफ्लेक्शन से आपको नजर आएगी, आपको लगेगा वहां पे दूर रोड पे पानी बिखरा हुआ है, और आपको जो दूर व्हीकल आ रहे हैं उनकी रिफ्लेक्शन उसमें ग्राउंड के ऊपर दिखाई देना शुरू करते हैं। तो जब बहुत गर्मी का दिन होता है तो होता क्या है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, यानी दूर की जो चीजें होती है बच्चे, उनकी रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे बननी शुरू हो जाती है, और हमको लगता है कि यहाँ पे कोई वाटर का पूल होगा, हमें लगता है कि पानी बिखरा हुआ है। और ये जो चीजें होती हैं मतलब डेजर्ट के अंदर, ये जंगल होते हैं उनमें, उनके अंदर जानवरों को धोखा देने में काम आती है। ये चीजें जानवरों को धोखा दे देती हैं, और जानवरों को लगता है यार जैसे डियर है, हिरन है, ठीक है, गर्मी के दिन में वो बेचारा पानी की तलाश में घूमता रहता है, और दूर उसको लगता है मिराज फिनोमेना की वजह से उसको लगता है यार पानी का वहां पे कोई पूल होगा, और वो दौड़ता दौड़ता वहां पे आता है,
जब वहां पहुंचता है फिर देखता है वहां पे यार पानी है ही नहीं, ठीक है, फिर देखता है कि यार उसको और दूर शाइनी सरफेस दिख रहा है, उसको फिर लगता है इल्यूजन होता है कि वहां पे पानी है, वहां दौड़ गया था वहां पे भी नहीं होता पानी, फिर और दूर दौड़ता है वो, और ऐसे करते करते दौड़ते दौड़ते गर्मी के अंदर वो अपनी जान दे देता है, मर जाता है, ठीक है, जान देता है, मर जाता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये शेर वगैरह होते हैं, जो लाइन्स होते हैं, ठीक है, इनको पता होता है कि यहाँ पे गर्मी इतनी है, ठीक है, तो वो झाड़ियों में छुप के बैठे होते हैं, तो उनको लगता है कि इस लोकेशन पे कोई ना कोई एनिमल जरूर आएगा पानी की तलाश में, क्योंकि दूर से ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, मिराज फेनोमेना इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मिराज के अंदर जैसे कि ये ट्री मान लो, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है और इस ट्री की यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ जाती है, यहाँ पे ट्री की रिफ्लेक्शन पड़ जाती है TIR की वजह से, और जो यहाँ पे दूर एनिमल होता है बच्चे, उस एनिमल को लगता है कि यहाँ पे कोई वाटर का पूल होगा जिसकी वजह से इस ट्री की रिफ्लेक्शन पड़ रही है। पानी में, स्टिल पानी में अगर कोई साथ में पेड़ पौधा खड़ा हो तो बच्चे उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है कि नहीं दिखती है, तो जो एनिमल्स होते हैं जंगलों के अंदर उनको कई बार ऐसा फील होता है और उनको लगता है पानी है, तो जंगल में पानी पीने के लिए जाते हैं और पीछे से एनिमल उनको लाइन वगैरह अटैक कर देते हैं। ऐसा मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा, ठीक है, इसको मिराज बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या है ये? ऑप्टिकल इल्यूजन है, धोखा है एक तरह से, ओके। और इसका भी एप्लीकेशन कहां से निकलता है? TIR से, डेडली एप्लीकेशन, ठीक है, डेंजरस। अब समझते हैं कि TIR है क्या, है ना, इसकी फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो TIR फेनोमेना जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाम से क्या होगा कि भाई इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी इसके अंदर और टोटली लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। देखो मान लो, और ये जो फेनोमेना होगा ना बच्चे, ये फेनोमेना सिर्फ होगा जब लाइट हमारी डेंसर टू रेयर जाएगी, ठीक है। कंडीशन है इसके लिए कि जो लाइट है, लाइट मस्ट गो फ्रॉम denser to rarer medium, light must go from denser to rarer medium, rarer से denser के लिए ऐसा नहीं होगा, ओके, कंडीशन है इसके लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ये इंटरफेस बनाया, दिस इज एयर ओवर हियर, और यहाँ पे क्या है, ये मान लो पानी है, ये कोई और डेंसर मीडियम है, तो पानी मान लो, ठीक है, डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये वाला जो है रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। दिस वन इज रेयर एंड दिस वन इज व्हाट? डेंसर, ओके। और सपोज करो यहां पे क्या है, लाइट का सोर्स है, यहां पे क्या है, लाइट का सोर्स है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ओके। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ओके। अब मुझे ये बताओ कि अगर जो रे ऑफ लाइट है, अगर वो रे ऑफ लाइट सीधा भूल जाए तो दिस रे ऑफ लाइट विल नॉट डेविएट ओवर एनीवेयर, ठीक है, दिस रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि ये कैसा इंसिडेंस होगा बच्चे? नॉर्मल इंसिडेंस होगा। कैसा इंसिडेंस होगा? नॉर्मल इंसिडेंस। जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो रे ऑफ लाइट बिना डेविएट किए बाहर निकल जाती है, ऐसा होता है। तो रे ऑफ लाइट होगी इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन और स्ट्रेट पास ऑन कर जाएगी, स्ट्रेट पास ऑन, ओके। ये सबको पता ना, लाइट जब स्ट्रेट फॉल करेगी सरफेस के ऊपर तो उसने बिना डेविएट किए हुए बच्चे बाहर निकल जाना है, वी ऑल नो दिस। अब जरूरी थोड़ी कि लाइट खाली यही जाएगी, लाइट तो बच्चे बहुत सारी होगी, एक लाइट ये होगी, एक लाइट ये होने वाली है ना, देख पा रहे, एक लाइट ये होगी, एक लाइट रे ये होगी। यहां पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं इस सरफेस पे, ये यहां पे नॉर्मल बना दिया जाए और ये नॉर्मल बना दिया जाए, नॉर्मल N1 N2 और ये नॉर्मल N3। अब यहां देखो, फील करो, एक रे ऑफ लाइट मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब नोटिस करो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दीज आर द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, यहां बड़ा, यहां और बड़ा और यहां पे लार्जेस्ट, और आगे देखोगे तो और लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन
क्या आपको यहाँ पे सारी की सारी रेज ऑफ लाइट इमर्ज करती हुई नजर आने वाली है? आंसर इज नो। बल्ब ने जितनी रे ऑफ लाइट निकाली है वो सारी की सारी रे ऑफ लाइट बाहर इमर्ज नहीं करेगी। तो कौन सी रे इमर्ज करेगी? क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सी रे इमर्ज करेगी। आओ देखते हैं बच्चों, ये वाली जो रे होगी, ये रे ऑफ लाइट ऐसे इमर्ज होगी। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, आपको मैंने बताया जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी। तो ये लाइट बच्चे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी, ठीक है? बोलो ऐसा नो। यहाँ पे लाइट गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था बच्चे, दैट विल बी आई, ओके। ये लाइट गई, ये लाइट फिर से बेंड हो गई, ठीक है? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ओके। यहाँ पे जो एंगल ऑफ जब लाइट पड़ी इस जगह पे, तो ये एंगल जो है बच्चे, इसको मैंने बोला आई डैश। जब यहाँ पे लाइट पड़ी तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लाइट थी वो बाहर निकलने की बजाय सरफेस के अराउंड ग्रेज कर गई, ये ऐसे, such that the angle of refraction becomes 90 डिग्री। कंडीशन है, मतलब जो पहली रे ऑफ लाइट थी सीधा निकल गई, दूसरी वाली रिफ्लेक्ट कर गई, तीसरी वाली रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है? और चौथी वाली रे ऑफ लाइट है, चौथी वाली जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आई डैश है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश बनेगा तो जो रे ऑफ लाइट है बच्चे वो सरफेस के अलोंग ग्रेज कर गई। मतलब कि इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट, अच्छा ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस किस साथ बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किस साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा? नॉर्मल के साथ, ये रहा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने वहां पे आई डैश लिखा हुआ है, अगर ये आई डैश जो होगा इस तरह से होगा कि रे ऑफ लाइट बाहर जाने की बजाय सरफेस के अराउंड ग्रेज कर जाए, यानी ये एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री का बन जाए, तो हम इसको बोलेंगे बच्चे, इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ध्यान रखना, हर पेयर ऑफ मीडिया के लिए, हर पेयर ऑफ मीडिया का मतलब दो मीडिया, जैसे यहाँ पे एयर और वाटर है, तो एयर वाटर इंटरफेस के लिए एक क्रिटिकल एंगल जरूर होगा। एयर ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल जरूर होगा, वाटर ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल जरूर होगा, अल्कोहल ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल जरूर होगा। हर पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल डिफाइंड होता है। और क्रिटिकल एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। कौन से मीडियम? दो मीडियम, दो मीडियम। पेयर के लिए बात कर रहे हैं ना हम लोग, सिंगल मीडियम की तो बात करेंगे नहीं। पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल डिफाइन होगा। एयर ग्लास, ग्लास वाटर, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बच्चे क्रिटिकल एंगल का बराबर होगा, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी? 90 डिग्री बन जाएगी। यानी जो रे ऑफ लाइट है वो सरफेस के अराउंड ग्रेज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस बोल देते हैं, ठीक है? क्या बोल देते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो हम इसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल is that angle of incidence at which ray of light grazes along the interface, ठीक है? एंड आर बिकम्स कितना? 90 डिग्री। ब्लॉक क्लियर है? कोई बोले क्रिटिकल एंगल डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द नॉर्मल। या बोल दो कि एट व्हिच द एंगल एट व्हिच द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेस। इंटरफेस ये होता है जो इंटरफेस जो कि एयर और वाटर यानी कि रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट करे। एग्जांपल ले रहा हूं एयर वाटर का, एग्जांपल ले रहा हूं, ओके? अदरवाइज कोई भी दो पेयर ऑफ मीडिया हो सकता है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल समझ आया? आगे बढ़ो, इस तरह को देखो बच्चों, इस तरह को देखो।
जब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई डबल डैश बोलते हैं इसको, ये बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से, है ना। ये किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं TIR अकर्स। यानी कि TIR कब होगा? अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाए। इसके नंबर कराऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का आता है ग्राउंड के अंदर, और जेईई मेंस वगैरह में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो आई डबल डैश ग्रेटर देन सी, मतलब कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट जो है बच्चे इंटरफेस से बाहर नहीं जाएगी, मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट टू नोटिस, पॉइंट टू रिमेंबर, ऐसा बोल सकते हो, पॉइंट टू रिमेंबर और नोटिस। पहला पॉइंट है, अगर इफ आई ग्रेटर देन सी है तो बच्चे TIR होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर इफ आई इज इक्वल टू सी, तो क्या होगा? यहाँ पे लाइट ग्रेसेस अलोंग सरफेस, ठीक है, यानी ग्रेसिंग इमर्जेंस होगा, ऐसा बोल दो, ग्रेसेस अलोंग इंटरफेस, ओके। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, इफ आई इज लेसर देन सी, तो क्या होगा? सिंपल रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। याद हो गया? देखो यहाँ पे आई इज लेस देन सी, सिंपल रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस, यहाँ ग्रेड इक्वल टू सी, तो ग्रेजिंग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा हो गया आई सी से, तो TIR हो गया, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात TIR के लिए आपसे एक नंबर है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अगर तो आप आंसर देना। क्वेश्चन क्या पूछता है कि राइट द 2 कंडीशन फॉर TIR टू टेक प्लेस। क्वेश्चन आता है राइट द 2 कंडीशन फॉर TIR टू टेक प्लेस। तो बच्चे कंडीशन नंबर 1 है ये वाली, दिस इज कंडीशन नंबर 1 कि आई शुड बी ग्रेटर देन सी, एंड कंडीशन नंबर 2 क्या है? लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू light must go from denser to बच्चों rarer medium, then TIR will take place। condition कितनी यहाँ पे? condition for TIR, पहली कंडीशन है I greater than C होनी चाहिए, नंबर 2 light denser to rarer जानी चाहिए। 2 कंडीशन है बच्चों, तीसरी कंडीशन नहीं है, 2 ही कंडीशन है। बोलो कोई डाउट यहाँ पे? श्योर? चले चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और बाकी क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, ठीक है? मेरे सर नाइया वाले के ओके। ओके देखो, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। चलो, ये बच्चों हमारे पास में पानी है, वाटर, और वाटर का इफेक्टिव इंडेक्स है कितना? 4/3 ऑन दिस, और यहाँ पे है एयर, म्यू एयर इज 1, ठीक है, म्यू कितना है? 1 है फॉर एयर। यहाँ मतलब लाइट गई, ओके, तो लाइट गई यहाँ पे, और ये जो है कितने डिग्री पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है सबके साथ में? मान लो ये एंगल है कितना? 53 डिग्री। कितना एंगल है? 53 डिग्री का, ओके। अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल हो गया और यहाँ पे पानी है, ओके, ये पानी है। अब मुझे बताओ whether TIR will take place or not. Find whether TIR will take place or not. अच्छा, एक चीज और, एक मिनट, एक चीज और,
इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है वो करा के दिखा देता हूँ, वो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ये नकल करो। छोटा सा बच्चे रिलेशन है सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। देख मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है या सी के बराबर है, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो आर होने वाला है यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी यहाँ पे ग्रेजिंग इमर्जन हो जाएगा। यार इतना समझ में आता है कि अगर रे ऑफ लाइट आई एंगल बना रही है यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल सबटेंड कर रही है किस पे, नॉर्मल के साथ, तो जो रे ऑफ लाइट है वो ग्रेज कर जाएगी सरफेस के अलोंग, है ना। द रे ऑफ लाइट विल नॉट बी एबल टू बाउंस बैक, यानी टीएआर विल नॉट टेक प्लेस, ग्रेजिंग इमर्जन हुआ। अब अगर इसको मैं एयर बोलता हूं, म्यू एयर व्हिच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज एनी अदर मीडियम, कोई मीडियम है यहाँ पे व्हिच इज डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोला म्यू। ओके क्लियर है? एनी डाउट? ओके, इसको बोल दो μ1 जो कि एयर है आपको बेसिकली, ओके, और यहाँ पे इसको बोल दो μ2 बोल दो। अब ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू ग्रेटर, मतलब कि सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? स्नेल्स लॉ लगा सकते हो यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाओ बच्चे, तो लाइट गोइंग फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम, साइन आई बाय साइन आर, यही कहता है स्नेल्स लॉ। लाइट गोइंग फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम, तो 2 μ1 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो इसको बच्चों लिखने का तरीका होता है μ1 बाय μ2, है ना। 1 ऊपर होता है और 2 नीचे होता है। तो बेसिकली हुआ क्या है यार, यहाँ पे जो μ1 है उसको मैंने 1 लिखा हुआ है और μ2 की वैल्यू को मैं μ लिख देता हूँ, से इट इज इक्वल टू μ से। ओके, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई कितना होगा? i इज इक्वल टू सी, तो आप लिखो यहाँ पे सिंस i इज इक्वल टू सी एंड r इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या बनेगा? साइन क्या बनेगा? c बनेगा। i की जगह पे c लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 1 बाय μ। तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, then you will get sin c इक्वल टू 1 बाय μ। ये बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, sin c इज इक्वल टू 1 बाय μ। sin c is equal to 1 by μ, this is the relation, sin c is equal to 1 by, remember it। ध्यान कहाँ देना है बच्चे? लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, और स्नेल्स लॉ सबको लगाना आना चाहिए। स्नेल्स लॉ का एक और बड़ा अच्छा टेक्निक है, इजी टेक्निक है। अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करो ना इस टर्म को, आप इसको ऐसे लिखते हो μ2 into sin i, और लिख सकते हो बच्चे μ1 into sin r, लिख सकते हो ना इस चीज को, ऐसे लिख सकते हो। ये भी स्नेल्स लॉ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे। आप देखो μ2 जो है किस मीडियम में है? μ2 डेंसर मीडियम में, और उसी मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है। तो जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, समझो बात को। जिस मीडियम में लाइट है उसी मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा sin i इनटू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू लाइट जिस मीडियम में जा रही है, यानी बाहर जा रही है ना, रिफ्लेक्ट होगी। तो बाहर मीडियम कौन सा है? μ1 है, μ1 इनटू उस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन sin r। समझे कितना आसान तरीका है? यानी इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ऊपर कौन सा रखना है, नीचे कौन सा रखना है। ये आसान है, जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस मीडियम का इंडेक्स इक्वल टू जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उस मीडियम का इंडेक्स। आसान है, सबसे आसान है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर, वो कंडीशन है। अब यहाँ बच्चे कैसे पता करें कि भाई लाइट जो है वो ठीक है यार सफर करेगी कि नहीं करेगी? तो इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ। आपको पहले निकालना होगा क्रिटिकल एंगल। क्या करना होगा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल निकालने के बाद में ही जजमेंट मिलेगी कि लाइट विल सफर टीआईआर और नॉट। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। आई कितना बनने वाला है?
37 डिग्री है ना। ये 53 होगा तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा 37 बनेगा है। ये पूरा एंगल कितना 90 डिग्री है तो ये 53 है तो ये वाला 37 बनेगा। अब लाइट बाहर जाएगी अंदर आएगी चेक करना पड़ेगा। तो लाइट डेंसर से रहने जा रही है तो बच्चों सिंपली आप क्या करोगे sin c इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू लगा दो। तो 1 बाय म्यू मतलब कि 1 बाय सिंपली क्या करोगे 1 बाय 4 बाय 3 इक्वल टू 3 बाय 4 है ना। ये बना तो sin तो c का वैल्यू कितना आएगा sin इनवर्स 3 बाय 4 ये आएगा। तो ये 0.75 समथिंग आएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी c की वो वैल्यू ऑफ c जो बनने वाली है बच्चों लमसम कितनी आएगी 49 डिग्री के आसपास आएगी लमसम। एक मिनट अब तुम्हारे पास में अगर लॉगबुक है तो चेक कर सकते हो चेक कर लो जिनके पास में लॉगबुक है वो चेक कर लो। आप इसको गूगल में बच्चे डालो कि sin c इक्वल टू कितना है 0.7500 है ना। ये बनेगा ना ये बनेगा 0.7500 sin c इक्वल टू 0.7 ये सिंपली आप निकालो 49 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है चेक कर लो जो ऑनलाइन बैठे बच्चे प्लीज चेक कर लो। तो ये वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से या और कुछ और भी हो चेक करो। कितना वैल्यू है जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे प्लीज चेक करो। कितना वैल्यू आ रहा है बच्चे चेक करो। यार बड़ी गलत बात है तुम कितनी बार बोला मैंने कि लॉग टेबल तुम्हारे पास में होना चाहिए ऑल द टाइम। सर मेरा तो भी बुक्स के नीचे दबा पड़ा सर ने पता लगा मैं बैक में चल कोई बात नहीं। मेरे केमिस्ट्री में फाइल चलो एनीवे अब यार ये सारे चीजें बंदे को याद हो ना हो बड़ा मुश्किल है याद करना। 30 45 60 90 सबको याद होता है ठीक है बट ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज को याद करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। देखो बेटा ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं अगर किसी ने कर लिया और उसने बता दो कैसे एंगल आ रहा है। मेरी बात सुनो लॉग टेबल निकालो फटाफट। बेटा गूगल पे लॉग टेबल निकालो है ना। हाँ निकालो साइन कॉस टेबल क्या यार तुम लोग क्या इंटेलिजेंट बच्चे हो।
सो मतलब ऐसा कर रही है लेकिन तुम क्या करोगे? हैं? गूगल पे चले जाओ। चेक इन द ग्रुप somebody, बहुत लोग इंटेलिजेंट बैठे हैं, किसी ने तो किया होगा। सर कोई इग्नोर नहीं करता सर। बच्चे रिप्लाई करो। सब लोग बैठे हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मेरा तो आपका दिमाग है। सर नीचे से बुक चाहिए मैं केमिस्ट्री बुक लेकर आती हूँ। रहने दे बैठ। सर थोड़ा सा जगह देखेंगे। नहीं छोड़ना नहीं, छोड़ने को नहीं। नीचे से बुक ले आते हैं, सब हो जाए। बच्चे फिजिक्स की जज ढूंढ के बाद इसको तो मिल गया सर, जिसको भेज रहे हो आप। मेरे को मिल जाएगा। ये फोटो नहीं बोलने मेरे कहते यार का ये एक मिनट दे। खुल गया है फोटो नहीं बोलने मेरे कहते यार का इसमें से आधा बुक करने के लिए भाई सर अभी एक फोन बैठी है 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है 49 और लमसम 49 ही होगा। हाँ ठीक है, ये वाले मुझे रहने दे। इज्जत ही है इसके अंदर नहीं होना, छोड़ दे। मेहनत भी डाल ओके, तुम लोग भी यार बैठे हैं एंजॉय कर रहे हो, एक ही बैठ के सब कर रहे हो। तो वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 49 डिग्री। चलो बंद है सर कैमरा सब कुछ ही बंद है ओके, तो वैल्यू कम्स आउट टू 49 डिग्री लमसम अप्रॉक्सीमेट। ओके, क्या मैंने तो कर दिया। चलो नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी है? 49 डिग्री आ गई है ना। क्रिटिकल एंगल हमारा यहाँ पे 49 डिग्री आ गया। अब तुम ये एंगल देखो, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये एंगल जो है वो इससे बड़ा है? तो सबसे क्रिटिकल एंगल बड़ा है I is smaller than C. अगर जब ये C छोटा होगा तो what will happen? The ray of light will not suffer DIR. It will go outside. और अगर ये बाहर जाएगी तो what is this angle of refraction? कितना angle of refraction बनेगा? आगे क्वेश्चन और बनता है, तो कैसे निकालोगे ये वाला एंगल? नल तो लगाना आता है लगाना? कर लोगे? चलो ग्रेट। सर आयुष तो बड़ा है। आई छोटा है आई छोटा है, सी बड़ा सी है। बड़ा है हाँ तो आई बड़ा चाहिए होता है, आई बड़ा चाहिए। तो सी बड़ा होगा चलो, तो यहाँ पे बेटा DIR will not take place। चलो एक क्वेश्चन और है। चलो मैं आपको एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो करो बड़े क्वेश्चन थे आप, तो पहले ये कर बच्चे यू पीपल विल नॉट टॉक। मुझे रिकॉर्डिंग हो रही है तो लोग ऐसे बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया? आई रेजिडेंसी आ गया। तो DIR won't take place, ठीक है? DIR won't take place। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बनेगी। ओके, अभी तुम्हारे पास में क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म हमने देखा हुआ है ना? अब मैं यहाँ पे प्रिज्म पे आपको ऐसा क्वेश्चन बच्चे CBSE बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप 10 पेपर उठाओगे तो उसमें ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं कि आपको पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ड्रॉ करने को बोलेगा। तो सपोज करो कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है? दिस इज द इंसिडेंट रे, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चे? 0 डिग्री है। ओके, इसको नॉर्मल इंसिडेंस भी कहते हैं कुछ लोग। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। अब जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी, ठीक है,
ये एंगल मान लेते हैं हम लोग, इस एंगल से 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी है कितना 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये है ग्लास प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है? ग्लास प्रिज्म है। और वो जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5 ऑन एवरेज, ठीक है। वैसे अलग अलग ग्लासेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, कईयों का 1.4, 1.2, 1.45 है ना, अलग अलग का अलग अलग होता है, बट मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.5 मान के करता हूँ, ठीक है। 1.6 भी होता है कई क्लासेस का, बट जनरली जो क्लासेस होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के आसपास ही रहता है, तो मैंने इसको 1.5 बोल दिया। अब लाइट जो है बच्चों एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है, ग्लास प्रिज्म में जा रही है। जब ये लाइट यहाँ पे जाएगी तो ये लाइट यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे इस सरफेस पे, वो वाले सरफेस पे, ठीक। अब जब उस सरफेस पे टकराएगी लाइट, तो लाइट जो है क्या वो लाइट बाहर जाएगी या लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी? वी हैव नो आइडिया। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बाय ड्राइंग ए नॉर्मल। मैंने ये नॉर्मल बना दिया है, ओके। अब ये एंगल 45 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा? 45। अगर ये एंगल 45 है तो आप देखो ये नॉर्मल था, ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल कितना बनेगा? 45। ये एंगल 45 होगा। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री इस फेस के ऊपर, यानी कि दिस इज ए बी सी, यानी बीसी फेस पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, आपको चेक करना है क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है छोटा है या उसके बराबर है, और उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू जज कि will there be refraction, will there be TIR, or will there be any kind of grazing emergence, वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा? C निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? C निकालना पड़ेगा। तो C कैसे निकलेगा बच्चों? तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था C कब निकलता है? जब लाइट डेंसर से रेयर मिल जाए। तो यहाँ पे एयर बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होने वाला है? 1.5 होने वाला है, बता ही चुका मैं आपको। तो लाइट बच्चे डेंसर से कहाँ जाना चाहिए? ये रहा डेंसर मीडियम, डेंसर से एयर में जाना चाहिए, है ना। तो जो TIR की पॉसिबिलिटी है वो इसके अंदर ही है, बाहर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब लाइट यहाँ से बाहर जाना चाहेगी तो ये रहा ग्लास, ये ग्लास है बच्चे अंदर, और यहाँ पे एयर है, तो ग्लास एयर इंटरफेस, दिस विल बी ग्लास एयर इंटरफेस, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे सीधा लगाओ फॉर्मूला mu is equal to 1 by sin c, या रेसिप्रोकेट कर लो, है ना, ठीक है। तो कितना हो गया? 1.5 इक्वल्स टू 1 by sin c, या इसको आप 3/2 भी सकते हो। 1.5 मतलब 3/2 यार, और sin c की वैल्यू कितनी ले सकते हो? ये 2/3, और इसको लिखोगे बच्चे सॉल्व करके, द वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री, 42 डिग्री के आसपास आएगा बच्चे। अगेन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऑप्टिक्स में ये वाले TIR के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास में लॉग बुक होनी जरूरी है। घर जाके लॉग बुक खोल के साइन टैन वाला जो टेबल होता है आपको 11th में मैंने सिखाया था, देख के हैं 42 ही है, चलो ठीक है। 42 डिग्री यहाँ पे C की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल एंगल। अब आपको चेक करना है कि क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है? क्रिटिकल एंगल कितना? 42 है, तो बड़ा है, बड़ा। तो यहाँ पे क्लियरली I ग्रेटर देन 42 हो गया, देयरफॉर TIR विल टेक प्लेस। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चे ऐसे आ जाएगी कंडीशन। तो यहाँ पे I ये तुम्हारे पास C आया, तो बच्चों यहाँ पे TIR विल टेक प्लेस। अच्छा, अब जब यहाँ पे TIR हो गई, TIR ओके, ठीक है, टेकिंग प्लेस, डबल टिक का मतलब टेकिंग प्लेस। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो बताओ ये रे ऑफ लाइट कितना एंगल यहाँ बनाएगी? 90 डिग्री, दिख रहा है 90 डिग्री इमर्जेंस। तो यहाँ पे जब लाइट 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो जो लाइट 90 डिग्री पे हिट करती है सरफेस पे, वो लाइट एज इज, समझे, वो लाइट एज इज बाहर आ जाएगी। तो ये पास ऑफ लाइट हो गया। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बोल देते हैं इसको ऑप्टिक्स के अंदर। अगर 90 डिग्री पे ना बनाते हैं तो फिर वो
यार 90 डिग्री कैसे नहीं बनाएंगे, वो सोच कैसे नहीं बनाएंगे इस केस में, ये सोच बता रहा हूँ ना, अगले क्वेश्चन में पता लगेगा। चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरे टाइप देखते हैं हम लोग। प्रिज्म वही रहेगा, ठीक है, प्रिज्म वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। अब प्रिज्म बच्चों ऐसे हो गया, ये प्रिज्म हो गया, ये एंगल तुम्हारे पास में है, ओके, दिस एंगल इज से 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज से 60 डिग्री और ये एंगल अप टू 90 डिग्री है, ये रे ऑफ लाइट। चलो बनाओ, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, इट इज 1.5 या 3/2, ओके, और करो जरा ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, सब लोग करो, ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। अब वो एंगल 30 हो गया या एंगल 60 हो गया? करो, शाबाश। उसके बाद एक और टाइप बताता हूँ, कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम, होंगे ही काम यार, मन में पूरा है बस। C42 है, आपने जो 42 निकाला था, 42 निकाला, 42, अच्छा C42 आएगा, कुछ और आएगा, 42 ही आएगा। रीजन क्योंकि यहाँ पे ग्लास एयर इंटरफेस है, ग्लास का इंडेक्स है ना, सीधे 42 ही आएगा। वेरी गुड, दिमाग चलाया तुमने, बहुत अच्छी बात है। तो C42 है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट बच्चे ऐसे जाएगी सीधे, ओके, ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल नॉर्मल ड्रॉ किया, वेरी गुड, ये एंगल 30 हो गया, आई की वैल्यू 30 है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो व्हाट विल हैपन? नॉट TIR will not take place. I is lesser than C. So TIR will not take place. No TIR. No TIR. So ray of light will bend. अब डेंसर से कहाँ जाएगी लाइट? बाहर जाएगी। तो ये बेंड अब ये काम ना होगा। चलो ऐसे ही करते हैं, इसको बोला मैंने एंगल ऑफ इमर्जन। चलो फाइंड इट, व्हाट इज इट, फाइंड इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? तुम लोग रिप्लाई कर दो फटाफट, ऑनलाइन वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ऑनलाइन वाले कोई बात नहीं सुनते, शुरू में बड़ा जोश था, अब खत्म हो गया सारा जोश। चलो एंगल ऑफ इमर्जन कितना है हमारे पास? बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आप बोर्ड के 10 ईयर पेपर खोल के देखना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, गारंटीड आंसर क्वेश्चन आता है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c से 42 क्रिटिकल एंगल बन गया, इमर्जेंट एंगल कितना बनने वाला है वो निकालना। देखो यहाँ तो लाइट गई इस मीडियम से इस मीडियम में, तो कौन सा मीडियम है? ये लेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये इसको हम बोल देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी। तो ग्लास से कहाँ जाएगी लाइट? एयर में जाएगी, ग्लास से एयर में लाइट जा रही है। तो आप देखो यहाँ पे ग्लास से लाइट कहाँ गई है? एयर में गई है। तो साइन I बाय साइन R, R की वैल्यू कितनी है? E है। I कितनी? 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे लिखूंगा, E नहीं मालूम है तो इसको लिखूंगा म्यू एयर बाय म्यू जी इक्वल टू साइन 30 डिवाइड बाय साइन E, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एयर की वैल्यू कितनी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 इक्वल टू साइन 30 कितना होगा बच्चे? साइन 30 को आप ऐसे रखो अपॉन साइन E, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 2/3 लिख सकते हैं, सारा सब रिपीट कर दिया।
अब इसको क्या लिखोगे, sin E इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स sin 30, और ये 3/2 इंटू sin 30 कितना होगा, 1/2 होगा। तो बच्चों क्या आया, 3/4 आ गया sin E की वैल्यू। अब sin E अगेन 3/4 आया, लेकिन E की वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री, 49 डिग्री, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है बच्चों, ये ठीक है 49 डिग्री। यार और क्या क्वेश्चन बनाएंगे, चलो अब मैं इस प्रिज्म को थोड़ा टेढ़ा करता हूं। अब इस प्रिज्म में पता ये भी है, अच्छा लग रहा है इसमें। अब जो प्रिज्म में लाइट एंटर कर रही है दोस्तों, वो लाइट ऐसे एंटर कर रही है, ये प्रिज्म है, ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल फिर से 45 डिग्री। अब रे ऑफ लाइट बच्चों ऐसे एंटर कर रही है, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये रे ऑफ लाइट है। ड्रॉ द पाथ ऑफ लाइट, ड्रॉ पाथ ऑफ लाइट। चलो ग्लास है, ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स अभी भी वही है 3/2। इसका मतलब हुआ कि जो क्रिटिकल एंगल है अभी भी कितना है, वही है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार आपको क्रिटिकल एंगल सेम दिया हो, वैल्यू सेम है तब। हाँ, अगर वैल्यू ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 3/2, याद रखना जो क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों, वो पेयर ऑफ मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। पेयर ऑफ, खाली एक का नहीं, ये मत बोलो कि खाली ग्लास का उस पर डिपेंड करेगा, नो, पेयर ऑफ मीडिया, एयर वाटर, एयर ग्लास, इस तरह से, ठीक है। 3/2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अपने को, आपको ड्रॉ करना है पाथ ऑफ लाइट। करके दिखा, डायग्राम ड्रॉ कर। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझे बोर्ड में आ चुका है। देखो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट ऐसी आई यहाँ पे, ये टकराई है ना, ओके। ओके देखो बच्चे, ये रे ऑफ लाइट, ध्यान देखो, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे हिट करेगी इस जगह पे। अब चेक करो, 45 ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा यहाँ पे, ये इस सरफेस पे, ये कितना बनेगा? अगर ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 बनेगा, और जो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। अब चेक करो, यहाँ पे जो C बना था बच्चे, C कितना था, 42 डिग्री था, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये बन रहा है, तो I इज ग्रेटर देन C, क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब होगा जो रे ऑफ लाइट होगी वो इस तरह से टीआईआर करेगी। अगर ये एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आ रहा है। डायमंड में यही होता है कि लाइट ऐसे घूमती रहती है। अब एक पॉइंट बाहर होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा वो निकालना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे रे ऑफ लाइट जब हिट करेगी, तो ये रे ऑफ लाइट बाहर जाएगी या फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी? ये 45 है, ये वाला आई फिर से 45 आ गया, फिर से टीआईआर करेगा, ये इस तरह से। वहाँ फिर से 45
यानी कि रे ऑफ लाइट जो इमर्ज हो रही है, emergent and the incident ray are parallel to each other. ठीक है, emergent ray is parallel to incident ray. ठीक है, पैरेलल होगा उसके पैरेलल, ठीक, या आप यहाँ पे इसको एंटी पैरेलल बोल सकते हो, ये इधर आ रही है और उधर जा रही है ना, एंटी पैरेलल बोल सकते हो, एंटी पैरेलल, ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? चलो एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए होमवर्क तो 2 मिनट ओके। देखो क्वेश्चन है बच्चे, एक प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी क्या है 60 है, और इसको मैंने डिब्बे में रखा, कहाँ रखा मैंने? डिब्बे में रख दिया, और इस डिब्बे में एक फ्लूइड है, क्या है यहाँ डिब्बे में? फ्लूइड है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे म्यू एफ इज नॉट नोन टू मी, मुझे नहीं पता, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको क्या दे रहा हूँ बच्चे क्वेश्चन, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट बेटा यहाँ पे हिट करती है इस तरह से, ऐसे हिट करती है, ओके, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे जब हिट करती है बेटे, ये सीधा ऐसे जाती है यहाँ पे इस जगह पे, और इसके नॉर्मल है, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे क्या करती है, यहाँ पे ग्रेज करती है, ये ग्रेज करती है, ग्रेजेस, ओके, ग्रेज कर रही है, यू हैव टू, और ये क्या है बच्चे? ग्लास है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चे? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अभी मान लो 1.414 है, ठीक है, सिनेरियो चेंज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.414 है, सिंपली इसको √2 बोल दो, √2 बोल दो। आपको क्या करना है? फाइंड न्यू एफ। चलो ये क्वेश्चन है, होमवर्क करना चाहिए, ओके। डिब्बा है, डिब्बे में मैंने फ्लूइड डाल दिया, फ्लूइड के अंदर मैंने एक प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म के सारे एंगल 60 डिग्री है, ये रे ऑफ लाइट आई 90 डिग्री एंगल बना रही थी, इस सरफेस पे टकराई है, इस सरफेस पे टकराती है लाइट, और जो लाइट है उसे वो ग्रेज करती है, ग्रेज यानी ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है, ऐसे मैंने बताया है। This is your homework. This is your homework. Okay. This is your homework. That's all for today.